हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा पर्यावरण। आज हम इस बुक का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बट लास्ट टॉपिक होने के बावजूद भी हमारा अभी कुछ रह जाएगा। क्या रह जाएगा ये देखें, आपका सिलेबस है। यहाँ पे अगर हम कहें तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपदाएं एवं उनका प्रबंधन है। साथ में यहाँ पर दिया है पर्यावरणीय संदर्भ। तो यहाँ से पर्यावरण संदर्भ में आपको यहाँ पे पर्यावरण विदों के बारे में पढ़ना है और साथ में फिर आपका पर्यावरण कैलेंडर चलेगा। यानी कि एक वीडियो में हम पर्यावरण विद को देखें जिसमें आपसे नाम देकर पूछा जाता है कि इन लोगों को हम किस नाम से यानी किस काम के लिए जानते हैं, जैसे चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। और फिर यहाँ पे पर्यावरण जो कैलेंडर है, यहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिला कि कौन सा दिन किस दिन मनाया जाता है और वो क्यों मनाया जाता है वगैरह, इससे टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो यानी कि आज हम लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद भी अभी 2 टॉपिक यहाँ पे हम कहें तो ये रह जाएगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपना 13वां टॉपिक, आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। तो यहाँ से देखिए आपका टॉपिक चल रहा है आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। आपदाएं क्या है पहले ये जानिए, इसकी डेफिनेशन को देखिए। अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है, आपदा कहलाती है। और आपदाएं 2 तरह की होती हैं, एक मानव जनित और दूसरी प्राकृतिक। आगे दिया है अन्य आपदाएं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया, इसे भी देख लें, क्योंकि देखिए जो पॉइंट होते हैं ना यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ से आपको डेफिनेशन देके पूछ सकता है कि ये क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है आपदाएं किसे कहते हैं। एक इससे भी छोटी डेफिनेशन दे सकता है आपको ऑप्शंस में। जब यहाँ पे देखिए, जब प्राकृतिक या मानव जनित चरण घटनाएं द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा धन जन की अपार क्षति होती है तो उसे आपदा कहते हैं। इसी तरह की दूसरी डेफिनेशन है, आपदाओं को सदैव मानव के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसकी तीव्रता का आकलन उसके द्वारा की गई धनजन की क्षति के पर निर्भर करता है। जिसकी कितनी क्षति हुई है तो ये आपदा कितनी बड़ी है, इस बात का पैमाना उससे लगाया जाता है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 में घटना को देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर हुई थी। समुद्री भूकंप में हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। तो ये क्या है आपका, एक ये सुनामी आया था जिससे काफी धनजन की हानि हुई थी। इसी तरह की आपके क्या कहलाती है, आपदाएं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफी लंबा है, हो सकता है 25 मिनट तक की ये वीडियो है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दिया है आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरी मानव जनित। इनमें से काफी आपदाओं को हम पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से दिया है जिसे हम पढ़ेंगे। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर, समुद्री तूफान जिसे कई देशों में कई नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे भी दिया है चक्रवात, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून वगैरह। तापलहर, लू, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना, ये ऐसी आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा होती हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इन आपदाओं से बचने के लिए हम बहुत से प्रबंधन कार्य करते हैं। मानव जनित आपदाएं कौन सी हैं? बमों का विस्फोट, नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव, रासायनिक कारखानों में जहरीली गैसों का रिसाव, मानव जनित भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन जिसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल एवं वायुयान दुर्घटनाएं, आग लगना और महामारी जैसा कि इस वक्त चल रही है। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में आपका सबसे पहला है भूकंप। भूकंप देखिए, भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। जब तीव्र गति का भूकंप आता है तो इससे अपार धनजन की हानि होती है। तो ये भूकंप के बारे में कुछ दिया गया, जो चीजें आप जानते हैं मैं उसे यहाँ छोड़ दूंगी, आगे चलूंगी। उदाहरण के लिए दिया है गुजरात राज्य के भुज में 26 जनवरी 2001 तथा हाल ही में अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से अपार धनजन की हानि हुई थी। घटना देकर पूछा जा सकता है कि ये घटना किस चीज से जुड़ी है। तो ये घटना आप देख रहे हैं भूकंप से जुड़ी हुई थी। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के प्लेटों के किसी भाग के असंतुलन उत्पन्न होने से होती है। जानते हैं पृथ्वी के नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ये एक प्लेट की तरह होती है जिसे इनको प्लेटें कहा जाता है। जब ये प्लेटें ये हमेशा गतिशील होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये आपस में डिसबैलेंस हो जाती हैं और ये प्लेटें एक दूसरे पर गिरती हैं धीरे से, और ये क्या होता है पृथ्वी को झटका देती हैं जो भूकंप के रूप में पृथ्वी पर आता है। आगे दिया पृथ्वी के असंतुलन अवस्था कई कारणों से उत्पन्न होती है। जो असंतुलन होती है प्लेटों में कई कारणों से होती है। कौन कौन से वो कारण है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के संचलन के कारण, भ्रंशन एवं वलय द्वारा, मानव निर्मित जलाशयों के जल दबाव द्वारा, जो अणु बम है उनके विस्फोटों के द्वारा ये भूकंप आते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, देखिए इसको, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पे गौर कीजिएगा।
भूकंप की तीव्रता मापन सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर मापन के आधार पर किया जाता है। इस मापन की रचना चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में की थी। यानी कि आप भूकंप को किस पर नापते हैं? रिक्टर मापन पे, रिक्टर स्केल पे। किसके माध्यम से? सिस्मोग्राफ के द्वारा। यानी कि जो यंत्र है वो आपका रिक्टर मापन है और उस पे जो पैमाना चलता है वो सिस्मोग्राफ का चलता है। इसे किसने बनाया था? चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में बनाया था। दूसरा पॉइंट है, रिक्टर मापन पर अंकित अंक जो भूकंप की तीव्रता एवं परिमाप को इंगित करते हैं कि 0 से 9 के बीच होते हैं। भूकंप से होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रारंभ होती है जब उसकी तीव्रता रिक्टर मापन पर 5 या उससे अधिक होती है। जब आने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापन पर 8 या उससे अधिक होती है तो इसे बहुत विनाशकारी भूकंप आता है। और अगला पॉइंट है, अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक खतरनाक तथा विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ से ये भूकंप कंप्लीट हुआ। आप देखिए आपकी 5-6 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप पूरा देखते रहिएगा। ज्वालामुखी, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर आंतरिक भाग बहुत गर्म होता है। अधिक ताप के कारण पृथ्वी के अंदर के पदार्थ एवं चट्टानें पिघलकर मैग्मा, जिसे हम मैग्मा, जब पिघल जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। जब ये बाहर आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। यह मैग्मा शक्तिशाली गैसों के प्रभाव से ऊपर उठता है। जहां कभी भी धरातलीय सतह कमजोर होती है वहां से ये शक्तिशाली गैसें सतह को तोड़कर बाहर आ जाती है और इससे भी काफी विनाशकारी नजारा आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से वो पॉइंट है? देखिए, मानव बस्तियां नष्ट हो जाती है, भवन कारखाने, रेल बांध, सड़क, हवाई जहाज, बांध, जलाशय आदि नष्ट हो जाते हैं। कृषि के फार्म तथा चारागाह नष्ट हो जाए, नदियों तथा झीलें लावा से भर जाती है, जिससे नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। जंगल जलकर नष्ट हो जाते हैं और इनमें रहने वाले जो जीव जंतु वे भी प्रभावित होते हैं। और इन्हें भी जाने, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आल्प्स तथा हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ऊपरी परत की मोटाई तथा सघनता अधिक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि ज्वालामुखी जब अंदर तप्त मैग्मा होता है तो सबसे कमजोर प्लेट को ढूंढता है, सबसे कमजोर प्लेट को तोड़कर वो बाहर निकलता है। जब आपका ऊपरी जो परत है यानी कि क्रस्ट है वो ही सबसे ज्यादा मोटा है। आपका क्या है? हिमालय सबसे मोटी पेटी वाली एरिया है। तो जब ये मोटा है तो इसे वो तब मैग्मा तोड़ ही नहीं पाएगा, बाहर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आपके ज्वालामुखी नहीं आते। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आल्प्स तथा हिमालय पर्वत जो है वहां पे आपके ज्वालामुखी नहीं होते। दूसरा पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस ने 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोट तथा प्रचंड था। इससे निकलने वाला लावा, विखंडित पदार्थ, गैस, धूल, राख तथा धुआं इतना अधिक था कि वायुमंडल में 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक वृहदाकार बादल का निर्माण हो गया था। ये इतना बड़ा था। कौन सा था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस था। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, ज्वालामुखी उद्भेद से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसमें प्रमुख है सुनामी की उत्पत्ति, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन भी इससे होते हैं। ये तो हो गया आपका ज्वालामुखी। अब आगे आ जाता है सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अभिप्राय समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची तीव्र गति वाली एवं विनाशकारी लहरों से होता है। समुद्र जल से गुजरने वाली लहरें उच्च सागरीय लहरों को जन्म देती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। जब समुद्र में या उससे बहुत आसपास भूकंप या ज्वालामुखी का उद्गार प्रचंड रूप में होता है तब उसके प्रभाव से समुद्र में सुनामी लहरें उत्पन्न होती है, क्योंकि प्लेटों को गति देती है, जिसके कारण से समुद्र का जल बहुत ही गतिशील होता है, उनमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इनकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है और इनकी ऊंचाई भी बहुत ऊंची होती है। आगे देखिए, आगे दिया है, जब 700 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बहुत ऊंची समुद्री लहरें स्थल भाग तट से टकराएंगी तो क्या होगा, ये बच्चों के लिए है। सुनामी लहरों से द्वीपों एवं समुद्र तटीय भागों में टकराने पर अपार जनधन की हानि होती है। उदाहरण के लिए दिया है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी लहरों से दक्षिण पूर्वी एशिया में लाखों मकान नष्ट हो गए। भारत में इन सुनामी लहरों का सबसे अधिक प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु राज्यों पर पड़ा। तमिलनाडु राज्य में ही 7,000 से अधिक लोग मारे गए थे, बहुत से मकान गिर गए थे। अल्लाह का बांध। अल्लाह का बांध क्या है? 16 जून सन 1819 में गुजरात राज्य के कच्छ में भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप के कारण अरब सागर में जोरदार सुनामी लहरें उठी थी। और क्या होता है, इस कंडीशन में प्लेटें भी आपस में खिंचती, तो कुछ भूभाग था जो काफी ऊपर उठ गया। ऊपर उठने की वजह से वहां पे जो लोग थे जो पानी में फंसे हुए, तो उस उठे हुए भाग पर चले गए, उनकी जान की रक्षा हुई। तो इस कारण से उस एरिया को अल्लाह का बांध नाम दिया गया। आगे देखिए, आगे है येलो बॉक्स है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे देखिए, 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्भेद के कारण
उत्पन्न प्रचंड भूकंप के द्वारा 120 फीट 36.5 मीटर ऊंची सागरीय लहरें उत्पन्न हुई थीं। ये लहरें इतनी प्रचंड थी कि इसके कारण जावा एवं सुमात्रा के तटवर्तीय भाग जलमग्न हो गए तथा 36,000 व्यक्ति मारे गए थे। कौन सा ज्वालामुखी फटा था? क्राकाटोआ ज्वालामुखी। अब आपका आ जाता है चक्रवात तथा तूफान। ये देखिए, हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। चक्रवात की उत्पत्ति स्थलीय एवं समुद्री दोनों भागों में होती है। इससे समुद्री चक्रवात सर्वाधिक शक्तिशाली, विध्वंसक, खतरनाक तथा प्राणघातक होते हैं। इन समुद्री चक्रवातों को विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे हरिकेन कहा जाता है, वहीं चीन, जापान तथा फिलीपींस में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश तथा भारत में इसे चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में वहीं इसे विली विली कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसका उदाहरण दिया है 12 अक्टूबर 2014 का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एवं ओडिशा के तटीय क्षेत्र से चक्रवाती तूफान टकराया था। ये इंडिया के बारे में दे रहा है। इसे ओमान देश में हुदहुद का नाम दिया। ये पॉइंट याद रखिए कि ओमान देश में इस चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो हुदहुद। हुदहुद क्या है? हुदहुद इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में इसे कटफोड़वा के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप जिसे कटफोड़वा जानते हैं वही इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी जिसे हुदहुद कहा जाता है। इस चक्रवाती, देखिए ये पॉइंट एक साधारण तरीके से दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनके आ सकता है कि हुदहुद किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, या फिर हुदहुद को भारत में किस नाम से जानते हैं। इस चक्रवाती तूफान के आने से पूर्व ही लोगों को सूचित कर दिया गया था, बचाव की तैयारी कर ली थी, जिससे 30 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब भूस्खलन क्या होता है? बहुत ज्यादा बाढ़ आए तो, या फिर भूकंप के कारण प्लेटें जब ऊपर नीचे होती है तो कुछ भाग होता है जमीन का जो नीचे धंस जाता है, इसे हम भूस्खलन कहते हैं। बाढ़ एक ऐसी कंडीशन है जिसे आप समझते हैं, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाढ़ आने के कारण कौन से, इन्हें देख लेते हैं। अत्यधिक बारिश होती है तो बाढ़ आती है। नगरीकरण विस्तार के कारण जो नदियों का किनारा होता है वो चौड़ा होता है तो बाढ़ कम आती थी, लेकिन अब सकरा हो गया है तो क्या होता है? पानी उफनकर बाहर आ जाता है, वो बाढ़ कहलाता है। चक्रवाती तूफान के कारण भी तटीय क्षेत्र में बाढ़ आती है। हिमछोटियों का पिघलना भी क्या है? ये बाढ़ की कंडीशन को बनाता है। वहीं अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी की गहराई कम हो जाना और जल के प्राकृतिक बहाव से अवरोध उत्पन्न होने से क्या होता है? जल फैलाव होता है और वो बाढ़ बनती है। तो ये आपके ये पॉइंट हो गए। आगे देखिए, अब आ गया आपका मानवीय आपदा। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो प्राकृतिक आपदाएं थी। अब मानव आपदाएं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न होती है। वर्तमान में जो कोरोना की कंडीशन बन रही है इसे लोग मानव ही जनित मान रहे हैं। किस देश का हाथ है, किसने क्या है, ये सब लोग आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। आज हमारी आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बिजली का उत्पादन कोयला, पेट्रोल, जल के साथ साथ परमाणु ऊर्जा से कर रहे हैं। हम अपने तकनीकी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान के माध्यम से ऐसी अनेक चीजें बनाने लगे हैं जिसका प्रयोग करने या रखरखाव में लापरवाही होने पर भीषण दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। यहाँ से आपके पॉइंट प्रश्न बने हैं, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इन घटनाओं को मानवीय आपदा के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे अणु बम गिराया था। तो ये क्या था? ये मानव जनित एक आपदा थी। उसका प्रभाव आज तक कई रूपों में देखा जा सकता है। इस प्रकार भारत में भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984 में जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोगों ने इससे प्रभावित हुए जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। अभी भी ये लोग ग्रसित है और अभी भी वहां पे विकलांगता आपको देखने को मिलेगी। तो इसे दिया है, इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। सन 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई। इससे निकलने वाली भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस नाभिकीय दुर्घटना का प्रभाव रूस तथा उसके पड़ोसी राष्ट्रों पर भी नहीं बल्कि दूर दूर तक, यानी कि भारत में भी इसका प्रभाव आपको देखने को। नागासाकी, हिरोशिमा पर अणु बमों का गिरना, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना आदि मानव जनित आपदाओं के ये रूप है। तो ये क्या है? मानव जनित आपदाएं हैं जो मानव द्वारा होती है। हालांकि जानबूझ के नहीं की जाती, कुछ कमियों के कारण होती हैं। आगे आपका आता है एड्स, एक ज्वलंत मानवीय आपदा। एड्स भी एक मानवीय आपदा है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है। इसके विषय में जानकारी ही इसका बचाव है। आप दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रिकाओं एड्स के विज्ञापनों में देखते होंगे, सुनते पढ़ते होंगे। एड्स क्या है? एक बीमारी है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बनने लाए हैं उसे देख लेते हैं। एड्स शब्द अंग्रेजी भाषा में AIDS यानी कि एड्स के 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ निम्नलिखित है। ए, एक्वायर्ड, जिसे अर्जित किया गया हो।
आई इम्यूनो रोगों से लड़ने की क्षमता, डी से डिफिशियंसी यानी कि कमी, एस से सिंड्रोम लक्षणों का समूह। तो टोटल हम इसे कहें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका फुल फॉर्म है? ये एड्स का फुल फॉर्म है। ये पॉइंट याद रखिए, हो सकता है आपसे यही प्रश्न कर दे कि एड्स का फुल फॉर्म कौन सा है। येलो बॉक्स में दिया है लोगों को एड्स से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे दिया है HIV। HIV क्या है? HIV एक विषाणु का नाम है और ये विषाणु जब अधिक हो जाता है तो वो एड्स की कंडीशन को बनाता है और ये हमारे अंदर जाकर जो बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, इसे कम कर देता है और हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप ये जो छोटी छोटी हमें बीमारियां लगती हैं इनके कारण ही मौत होती है। एड्स का संक्रमण कैसे होता है? एड्स का संक्रमण खून एवं अंतःस्रावित पदार्थों का रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचने से होता है। HIV विषाणु सुइयों को स्वस्थ शरीर में लगाए जाने से एड्स हो जाता है। HIV संक्रमित माता से उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को हो सकता है। HIV संक्रमित अगर रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो संक्रमण हो सकता है। जब समूह बनाकर नशीली दवाइयों का सेवन किया जाता है, इंजेक्शन लिया जाता है, इससे भी एड्स होने के चांस होते हैं। एड्स नहीं फैलता, कैसे नहीं फैलता तो ये आप जानते हैं, ये सब बताने की बातें नहीं है। फिर मैं पढ़ देती हूँ। लार एवं आंसू जैसे द्रव से इनका संक्रमण नहीं होता। एड्स ग्रसित व्यक्ति के दैनिक प्रयोग में वस्तुओं का उपयोग करने से, जैसे किताबें, पेन, मशीन, औजार, टेलीफोन, टाइपराइटर आदि से नहीं होता। हाथ मिलाना, छूना, साथ बैठना, साथ साथ खाना खाने, आसपास खड़े होने से ऐसी बीमारी नहीं होती। एक ही ऑफिस में काम करने से भी ऐसा नहीं होता। खांसने, छींकने, हंस से भी ऐसा नहीं होता। वर्ण साथ में दिया है कीट पतंगे काटने, मक्खी मच्छर के, जू खटमल के काटने से भी ऐसी बीमारियां नहीं होती। आगे दिया है एड्स के बचाव कैसे हो गए, तो ये कोई खास पॉइंट नहीं है। आगे हम चल पड़ते हैं। एड्स के विषय में जानकारी ही इससे बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। अब आगे एक दूसरी बीमारी आ जाती है आपकी इबोला। इबोला क्या है? यह एक संक्रमण रोग है जो इबोला नामक विषाणु होती है, यानी कि ये जो बीमारी होती है ये इबोला नामक एक विषाणु है उसके कारण से होता है। इस रोग की पहचान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में हुई थी। इसी कारण इसका नाम भी इबोला रखा गया है। इस बीमारी में शरीर के नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है और अंदरूनी रक्तस्राव होता है। अंदर ही अंदर वो खून बहता है और क्या होता है, इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए रक्तस्रावी ज्वर के नाम से और इस बीमारी को रक्तस्रावी ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त होना, बुखार, सिर दर्द, रक्तस्राव, आंखें लाल होना और गले में कफ होना। इसके लक्षण प्रकट होने के 3 सप्ताह तक का समय लग जाता है। इस बीमारी के लक्षण को, इस रोग से रोगी की त्वचा गलने लगती है। इबोला कैसे फैलता है ये पॉइंट देखिए। इबोला विषाणु से संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चमगादड़ या जैसे आप चित्र में देख रहे हैं इनसे हो सकता है। रोगी के पसीने, लाल, संक्रमित खून या मल से सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। यानी कि अभी जो आपने पढ़ा एड्स की, इससे भी खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसका संक्रमण बहुत ज्यादा है। संक्रमित सुई से संक्रमित व्यक्ति के शव से संपर्क में यह फैलता है, यानी कि शव के संपर्क में भी आप आते हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है। इसके विषाणु का संक्रमण सांस के जरिए एयरबोर्न नहीं फैलता, बल्कि इसका संक्रमण रोगी से सीधे संपर्क में आने पर ही होता है। इबोला से बचाव क्या है? इबोला के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से मिले, आसपास साफ सफाई रखें और साबुन से हाथ धोएं, आसपास मच्छरों को न पनपने दें, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से बचें। इबोला बीमारी से मरने वाले व्यक्ति के कपड़े, चादर क्या उपयोग में लाई गई चीजों को न छुए। अपने आसपास लोगों को इबोला संबंधी जानकारी दें और साफ सफाई रखें। तो ये क्या आपकी इबोला से बचने के उपाय। थोड़ी से सावधानी और एहतियात रखकर इबोला से बचा जा सकता है। अब तो देखिए, आपने देख लिया जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और मानव जनित आपदाएं। अब इनका प्रबंधन कार्य क्या है? अब यहाँ से देखिए आपका शुरू होता है आपदा प्रबंधन। क्या है? आपदा से जान माल का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए किए जाने वाले उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। भारत की संसद 2005 ने आपदा प्रबंधन विधेयक पारित किया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का गठन किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए नियोजन, संगठन, संयोजन तथा क्रियान्वयन के उपायों को सम्मिलित किया गया। क्या क्या होना चाहिए आपदा प्रबंधन के अंदर? पहला है किसी आपदा की संभावना या खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसका कार्य है। दूसरा है आपदा के निपटने के लिए तैयारी करें, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा है वो तो आएंगी ही, तो उनसे निपटने की तैयारी की जाए। आपदा की संभावना होने या आने पर शीघ्र प्रतिक्रिया करना, बचाव या राहत कार्य को संचालित करना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के कार्य को करना। ये किसका काम है? ये आपदा प्रबंधन का काम है।
आपदा प्रबंधन की संस्था कौन कौन सी है, संरचना कौन कौन सी है, तो उसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार और जिला प्रशासन का है। क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं, जिसे हम NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वहीं राज्य स्तर पर जो होता है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जिसका मुख्य अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जिला प्रशासन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। ये 3 आपके संस्थाएं हैं। केंद्र, ये देखिए केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चलेगा और राष्ट्रीय होने पर यहाँ पे जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। राज्य पे होगा तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा और राज्य का मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष। वहीं जिला का आपका जिलाधिकारी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है, तो वो प्रधानमंत्री हो। बस आप पहले वर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो आप छाट लेंगे। और दूसरा दे सकता है कि आपसे ये शॉर्टकट नेम देगा यानी कि NDMA देगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। अब येलो बॉक्स देखिए, येलो बॉक्स में दिया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का प्रमुख कार्य आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाना होता है। इस बल के जवान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होते हैं। कभी भी आपने अगर न्यूज चैनल देखा होगा तो कोई आपदा आती है तो वहाँ पे आपने ये सुना होगा कि NDRF की टीम वहाँ पहुंच चुकी है जो युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर रही है। तो ये जो NDRF की टीम होती है बचाव कार्य करती है। यहाँ पे दिया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF। आगे दिया है आपका आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं यहाँ पे दी गई है। आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के पश्चात। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना को एकत्र करना, आपदा से संभावित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, आपदा की योजना बनाना, तैयारियां करना और बचाव का उपाय करना। ये किसके आएगा, आपदा से पहले। और आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य कौन करता है, NDRF की टीम करती है। जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र से लोगों को निकालना, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाइयां आदियों की आपूर्ति करना। तीसरा है आपदा के पश्चात। आपदा के पश्चात पुनर्वास का कार्य होता है। प्रभावित लोगों को पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करना आदि ये काम आते हैं। आपदाओं को रोकने, जनधन हानि को कम करने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। अधिक से अधिक पौधरोपण करें, आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक का दोहन, जो प्राकृतिक वस्तु उनका दोहन न करें, भूकंप रोधी डिजाइन वाले मकान बनवावें, आपदा के समय प्रयोग होने वाले उपकरणों जैसे अग्निशमन यंत्र, नाव, मेडिकल किट आदि व्यवस्थित करें, आपदा के समय खुद न डरे और दूसरों को भी न डरे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आप जानते तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। और आगे दिया है विभिन्न आपदाओं से बचने हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो ये आग से बचने के लिए कौन से उपाय हैं, तो ये आप जानते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। बाढ़ के समय और वहीं फिर जब भूकंप आता है तो इस समय आप कौन से कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपकी ये टॉपिक खत्म होता है, आपदा और उनका प्रबंधन। अब यहाँ से आपका अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है। तो अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर जिसे हम छोड़ देते हैं, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन्हें हम करते हैं। सही विकल्प के सामने वृत्त को काला करना है। जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं, तो जापान में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो 3 स्तर पे आपने देखे थे, राष्ट्र, राज्य और जिला पे। तो राष्ट्र का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हुआ। आगे दिया है निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप, बाढ़, सुनामी। तो ये तीनों क्या है, आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। बमों का विस्फोट क्या है, आपका ये मानव जनित आपदा है। अगला है मिलान करना है आपको, भूकंप किस तरह की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। और आग अगर लगती है तो वो किस तरह की आपदा है, वो मानव जनित आपदा है। राहत व पुनर्वास का कार्य आपदा प्रबंधन का करता है। वह HIV क्या है, एक एड्स की स्थिति को दिखाता है। फिर आगे आपका सही गलत है, इसे भी कर लेते हैं हम। भगदड़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो ये गलत है, ये मानव जनित आपदा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापन पर नापी जाती है, तो ये पॉइंट आपका सही है। भारत में चक्रवात को विली विली कहा जाता है, तो ये पॉइंट गलत है कि भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। ताप लहर यानी कि लू मानव जनित आपदा है, नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, लू का चलना। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपका गलत हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो हम देखेंगे
उसमें हम पर्यावरणविद के बारे में जानेंगे, ये जिसे आप देख रहे हो। और इसके बाद एक और टॉपिक आपका वीडियो बनेगी जो पर्यावरण कैलेंडर पर आधारित होगी। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।